सादे की लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद है। चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। जो लोग भी मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं, मेरे इस चैनल पर आए हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मजीद और कहानियां सुनने का मौका मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। हमारी गाड़ी घर के दरवाजे पर रुकी। जुलीन और चंपा भागी हुई आईं। दोनों हमें देखकर दंग रह गई और मेरे बाजू से लिपट गई। चंपा ने मेरी पेशानी को बोसा दिया और बड़े कमरे में दाखिल होने से पहले कोई आयत पढ़कर मेरे सर और सीने पर फूंकी। कृष्णा जी का सामान उनके कमरे में बंद कर दिया गया। शुक्ला ने मुझे ये नहीं बताया था कि उसने चंपा और जुलीन के लिए मद्रास से कपड़े खरीदे हैं। बिक्खू मुलाजिम भी ड्राइंग रूम में नाचता फिरा था। चंपा और जुलीन सोफे पर मेरे आजू बाजू बैठी हुई थी और शुक्ला सामने के सोफे पर बैठा था। जुलीन शिकायत करने लगी कि हमने अपने पहुंचने की पेशगी इतला क्यों नहीं दी। उन्होंने हमें लेने के लिए स्टेशन आने का प्रोग्राम बना रखा था। घर आके चंपा और जुलीन को देखकर मुझे कुछ सुकून हुआ। कुछ देर ठहरने के बाद शुक्ला ने हमसे रुखसत होने की इजाजत चाही। मुझे शुक्ला के साथ रहने की बहुत आदत हो गई थी, इसलिए मैं समझ रहा था कि अब वो भी हमारे साथ ही रहेगा। मैंने उसे चंद मिनट और ठहरने की दरख्वास्त की। कृष्णा जी के किसी मुलाजिम को अभी तक लादा नहीं किया गया था। घर में हमारे आने से एक हंगामा सा बरपा था। सब इधर उधर दौड़े पड़े थे। कोई मेज साफ करता था, कोई मुझे सलाम करने का मुंतजर था। शुक्ला चंपा और जुलीन से माजरत करके मुझे मेरे कमरे में ले आया और तमाम फाइलें मेरे सुपुर्द करते हुए उनकी तफसील समझाने लगा। ये बैंक के कागजात हैं, ये महसूलात की रसीदें हैं, ये मकान और जमीनों के बीनामों की नकलें हैं और ये मुतफरक पुर्जे हैं। वसीयत का फाइल ये है। मैंने सब कुछ दराज में डाल दिया और शुक्ला से माफी मांगी कि सफर के दौरान में मेरे मुंह से नागवार बातें निकल गई होंगी। शुक्ला ने मुझे खूब जोर से भींच लिया और सिसक पड़ा। उसका सारा चेहरा भीग गया। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे कृष्णा जी का खादम समझ के बुला लेना, उसने खोई खोई आवाज में कहा और चंद लम्हों बाद रुखसत हो गया। जब वो टैक्सी में बैठ रहा था तो मेरे दिल में आया कि मैं उसे रोक के कहूं कि कृष्णा जी की रकम में से आप भी कुछ ले लीजिए, मगर अच्छा हुआ कि ये बात मेरी जुबान से अदा नहीं हुई, वरना वो बहुत सुखी महसूस करता। उसकी नजरों में मेरी क्या वक़्त रह जाती कि मैं उसे घर से जलील करके रुखसत कर रहा हूं, जबकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वो इस रकम में जिस कदर चाहे किसी गुरेज के बगैर ले ले। मेरे लिए उसके बगैर मद्रास जाना और ये काम भुगताना नामुमकिन था। शुक्ला चला गया और जुलीन चंपा मेरा सामान खोलने लगी। उन्होंने मेरी अदम मौजूदगी में मेरे बहुत से कपड़े बनवा लिए थे। मेरा कमरा भी आईना बना हुआ था। नहा धो के और कपड़े बदल के मैं ड्राइंग रूम में आया तो वो दोनों मुझसे बातें करने के लिए मुंतजर थी। मैंने जुलीन से उसके बाप की खैरियत दरियाफ्त की। उसकी हालत भी बहुत गिर जाती थी, कभी संभल जाती थी। जुलीन उदास हो गई। चंपा ने फौरन मौजू बदल दिया और मुझसे मद्रास में कृष्णा जी के खानदान वालों और मुलाजमों का हाल पूछने लगी। उसने ये नहीं पूछा कि हमने उनकी जायदाद का मामला किस तरह से तय किया। न मैंने उसे बताया कि मेरे पास 8.5 लाख रुपए का परवाना मौजूद है और अब मैं एक लखपति आदमी हूँ। लखपति तो खैर मैं पहले भी था, मगर अब मेरे पास नकद रकम मौजूद थी और कोई पूछने वाला नहीं था कि ये रकम किस तरह सर्फ कर रहा हूँ। वहां शर्मिंदा करने के लिए जरी मौजूद थी। मुझे हर वक्त एहसास रहता कि ये दौलत उसकी अता की हुई है। कृष्णा जी ऐसे गए थे कि अब उनकी वापसी का कतई इम्कान नहीं था। मैंने सरसरी तौर पर चंपा और जुलीन को कृष्णा जी के घर का हाल सुनाया। उन्होंने फिर भी नहीं पूछा कि मुझे जायदाद से कितनी रकम हासिल हुई। मैंने भी इसका जिक्र नहीं किया। जुलीन को देखकर सबसे पहले मेरे ज़हन में मास्टर मार्टी का ख्याल आया था, लेकिन अभी तक जुलीन ने उसका तस्करा नहीं किया था। वो बता रही थी कि नौरीन और रुस्तम जी मेरी अदम मौजूदगी में 2-3 बार घर आए थे और नौरीन फोन करके बार बार ये पूछती थी कि मैं कब वापस आ रहा हूँ और जैसे ही मैं आऊं उसे मुतला कर दिया जाए। वो नौरीन और रुस्तम जी की तारीफ कर रही थी। उन्होंने कई बार पूछा कि हमें कोई तकलीफ तो नहीं है। और वो मास्टर मार्टी, तुमने इसके बारे में कुछ नहीं बताया? मैंने तजस्सुस से पूछा। उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, इधर 3-4 दिन से वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। उसे शायद किसी तरह पता चल गया कि तुम शहर में नहीं हो। हालांकि मैंने हर मुलाजिम को हदायत कर दी थी कि तुम्हारे बारे में उनसे कुछ पूछे तो लाइल्मी जाहिर करें। मुझे बाद में ख्याल आया कि मुझे खत में उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं लिखना चाहिए था। तुम वहां परेशान हो जाओगे। अब जैसे ही उसे मालूम होगा कि तुम वहां गए हो वो फिर आ जाएगा। वो अजीब आदमी है, कुछ कहता नहीं है, बस दरवाजे पर बैठा रहता है, मुझे बुलवाता है और मिन्नतें करता है और कभी कभी तो मुझे उस पर बड़ा तरस आता है। मैं उसे बुरा भला कहती हूँ, कभी मना करा देती हूँ, घर में मौजूद नहीं हूँ, मगर वो टस से मस नहीं होता। अजीब किस्म का आदमी है। मैं तो उसे पहले से देख रही हूँ। पहले तो ऐसा नहीं था, अब उसका हाल बहुत शिकस्ता है। मैं उसके पास हो आऊंगा, तुम वहां मत जाना, वो खौफजदा लहजे में बोली। मैंने इकरार में सर हिलाया। कुछ वक्त घर में जुलीन और चंपा की बातें सुनते हुए गुजर गया, लेकिन जैसे ही रात आई मुझे बेचैनी होने लगी। चंपा और जुलीन इस घर में मौजूद थी और वो मुझे इस तरह बरत रही थी जैसे मैं उसी घर का एक फर्द हूँ
اور میں بھی یہاں آنے کے بعد دوپہر سے اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا جیسے اپنے گھر میں واپس آ گیا ہوں۔ مجھے ایسا لگا جیسے وٹھل اور زری کمرے میں آ گئے ہوں، کہہ رہے ہوں کہ میں نے انہیں کس پاداش میں بلا دیا، انہوں نے کیا برائی کی تھی۔ وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ وٹھل تو یہاں تک کہتا تھا کہ مجھے مستقل طور پر فیض آباد میں زری کے پاس رہنا چاہیے کیونکہ وہ اکیلی ہے اور اس کا خالو اس کا دشمن ہے، مگر میں وہاں سے چلا آیا کیونکہ زری اور وٹھل بھی کورا کی طرح میرا خیال رکھتے تھے اور مجھے گویا بالواسطہ طور پر مجبور کرتے تھے کہ میرا رویہ بھی ان سے کورا کی طرح ہونا چاہیے۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ کورا تو ہرگز نہیں تھے۔ اگر میرے نصیب سے کورا ملتی تو کیا کہتی کہ میں اس کے بغیر بڑا مگن ہوں؟ مجھے اس کی غیر موجودگی میں اتنے دوست بنانے کی فرصت کیسے مل گئی؟ مگر کورا ایسی نہیں ہے، اس کے احساسات بہت صاف اور شفاف ہیں، جیسا اس کا چہرہ اس کا دل بھی ویسا ہے۔ وہ میرے متعلق کسی بدگمانی کے ایک ذرے سے بھی اپنا دل میلا نہیں کرے گی۔ اسے احساس ہوگا کہ میں صرف اسی کے لیے زندہ رہا اور زندہ رہنے کے لیے آدمیوں کے درمیان رہنا پڑتا ہے۔ آدمیوں کے درمیان رہ کے ہی میں اسے ڈھونڈ سکتا تھا۔ اب اگر راستے میں کوئی وٹھل، کوئی زری، کوئی راج کرشنا، کوئی جولین اور کوئی چمپا مل جائے اور مجھے روٹی کھلا دے، پانی پلا دے، میرے کپڑے بدلوا دے، تو کورا کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے اس کی عدم موجودگی میں میرا خیال رکھا۔ میں نے اس کی مالا گردن سے اتار لی اور اس کا ایک ایک دانہ چومتا رہا۔ ناشتے کے بعد چمپا گھر میں اکیلی تھی، جولین اسکول چلی گئی تھی۔ میں اخبار میں راج کرشنا کی کوئی خبر تلاش کر رہا تھا کہ چمپا نے آہستگی سے مجھے مخاطب کیا۔ پیارے میاں، 3 مہینے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، اب ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں، میں نے نرمی سے کہا، چھوڑنا تو پڑے گا۔ تم نے کیا انتظام کیا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ بت بنی بیٹھی تھی۔ تمہیں کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہوگا، اب کرشنا جی نہیں ہے، میں نے ہچکچا کے کہا۔ یہی تو میں تم سے کہہ رہی ہوں، وہ گلگیر آواز میں بولی، لیکن مجھے کسی گھر کی ضرورت نہیں ہے، بات وہی ہے جو پہلے تھی، تم اپنا کوئی اور انتظام کر لو، میں اس شہر میں شاید زیادہ دنوں تک نہ رہوں۔ تم کہاں جاؤ گے؟ اس نے وحشت سے پوچھا۔ کہیں بھی، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ پھر وہی ضد، میں نے جھجلا کر کہا، میرے ساتھ کہاں ماری ماری پھرو گی، اپنی ضد چھوڑ دو۔ میں نے التجا کی، مجھے معلوم ہے اب تمہارے لیے آگرہ یا فیض آباد جانا ممکن نہیں ہے، تم نے وہ زندگی ترک کر دی ہے، لیکن تم کہیں بھی جا سکتی ہو، تمہیں روپوں کی ضرورت ہو تو میں فراہم کر سکتا ہوں۔ روپے پیسے کا میں کیا کروں گی، تمہارے سوا میرا اور کون ہے؟ مجھے جلدی اندازہ ہو گیا کہ چمپا سے التجا کرنا، اس کے ساتھ مغز مارنا فضول ہے، وہ مانے گی نہیں۔ مجھے خود اس کا کوئی نہ کوئی انتظام کرنا پڑے گا۔ اس نے پہلے کی طرح آنسو بہانا شروع کر دیا تھا۔ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ کون سی ایسی دعا ہے جو میں نے نہیں کی؟ خدا نے مجھ گنہگار کو معاف نہیں کیا، مگر وہ میری سنے گا ضرور، وہ بین کرنے لگی۔ ایک کرشنا جی کا آسرا ہو گیا تھا، وہ بھی چلے گئے، وہ رہتے تو شاید تم اتنے مایوس نہ ہوتے۔ اور ہاں، تم نے تمام باتیں کرشنا جی کو بتا دی؟ میں نے تنک کر کہا۔ مجھے اس کی بات سے خیال آیا کہ یہ وہی تھی جس نے کرشنا جی کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ تمہیں کچھ احساس نہیں ہوا کہ وہ مجھے کتنا عزیز سمجھتے تھے اور میں نے ان سے ہر بات چھپائی تھی؟ میں نے تمہیں تاکید کر دی تھی کہ اپنی زبان مت کھولنا، اور تم نے وعدہ بھی کیا تھا، مگر تم اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکی۔ نہ جانے تم نے ان سے کیا کیا کہا ہوگا۔ میں نے کرشنا جی کو فہمیدہ کی بات نہیں بتائی تھی، وہ بے قراری سے بولی، حالانکہ میں نے انہیں اس بابت کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگر کرشنا جی مجھے قسمیں نہ دلاتے اور تمہارا واسطہ نہ دیتے تو میں اپنی زبان ہرگز نہ کھولتی۔ انہوں نے خدا کا واسطہ دیا تھا تب میری زبان سے اتنا نکلا کہ تمہارے گھر والے تم سے بچھڑ گئے ہیں۔ انہوں نے مجبور کیا کہ میں تمہارے ابا جان کا نام بتاؤں، وہ انہیں اپنے ذرائع سے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بات میری سمجھ میں آ گئی، وہ تمہارے لیے بے فکر مند رہتے تھے، اس لیے مجھے بتانا پڑا کہ تمہارے ابا جان پہلے بمبئی کے کسی محلے میں رہتے تھے۔ جب میں دوبارہ بمبئی آئی تو نور جانی کو بلا کے میں نے تمہارے ابا جان کا پتہ پوچھ لیا تھا۔ وہ جیل میں بولا کی منت کر کے پتہ پوچھ آیا تھا۔ میں وہاں گئی کہ شاید آڑسیوں پڑوسیوں سے کوئی کارآمد بات معلوم ہو جائے۔ میں مولوی اکرم سے بھی ملی تھی، میں نے کرشنا جی کو بتا دیا۔ وہ وہاں گئے تو انہوں نے مولوی اکرم کو کچھ ایسا متاثر کیا کہ وہ تمہارے ابا جان کا سامان دکھانے پر تیار ہو گئے۔ ممکن ہے کرشنا جی کو سامان میں کوئی ایسی کام کی چیز نظر آ گئی ہو کہ جب وہ گھر واپس آئے تو مطمئن تھے، کہتے تھے کہ میں نے ضرور ڈھونڈ نکالوں گا۔ انہوں نے کبھی میرے بارے میں نہیں پوچھا، پوچھتے تو مجھے جھوٹ بولنا پڑتا۔ انہوں نے مجھے جھوٹ بولنے سے بچا لیا۔ پیارے میاں، اب وہ موجود نہیں ہے، لیکن یقین کرو میں نے ان سے فہمیدہ کے سلسلے میں ایک لفظ ادا نہیں کیا۔ اور ایک بات بتا دوں، مجھے بہت سے مردوں سے واسطہ پڑا ہے، طرح طرح کے مردوں سے، جتنا بھی میں نے سمجھ سکتی ہوں تم نہیں سمجھ سکتے۔ کرشنا جی ایسے آدمی نہیں تھے کہ انہیں فہمیدہ والا حادثہ معلوم ہوتا تو تم سے نفرت کرنے لگتے۔ ان کی طبیعت تو سب سے جدا تھی۔ وہ پھٹ پڑی، وہ کیوں چلے گئے؟ خدا نے مجھے کیوں نہیں اٹھا لیا؟ چمپا نے کچھ اس انداز میں کرشنا جی کا ذکر کیا کہ میرا سینہ بھی امڑنے لگا، آنکھوں کا بند ٹوٹ پڑا اور میں چمپا سے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ دوپہر کو شکلا کا فون آیا، میرا دل ہولنے لگا۔ شکلا بہت دنوں بعد دفتر گیا تھا، ممکن ہے کہیں سے کرشنا جی کے بھیجے ہوئے خطوط کا جواب آ گیا ہو اور اباجان کا پتہ چل گیا ہو، لیکن شکلا میرا حال پوچھتا رہا۔ اس قسم کا اس نے کوئی ذکر نہیں کیا۔
पता नहीं मुझे क्यों तसल्ली सी हुई। शायद मुझे शुक्ला की जुबानी अब्बाजान का पता जानना पसंद नहीं था। मेरी सांसें काबू में आई तो मैंने उनसे कृष्णा जी के मामले की तफ्तीश के मुतल्लिक मालूम किया। शुक्ला के जवाब मुझे पहले से इल्म था शुक्ला के जवाब का मुझे पहले से इल्म था। तफ्तीश करने वाली टीम ने अपनी नाकामी का इतराफ करके फाइल हुकूमत को भेज दी थी। सुबह के अखबार में कृष्णा जी की कोई खबर नहीं थी, जैसे उस शहर में लोगों के दरमियान कभी मौजूद ना रहे हों। मुझे गुस्सा आने लगा। अचानक फोन का सिलसिला मुनक़ता हो गया, लेकिन मुझे इस इंतका की इस वक्त खबर हुई जब शुक्ला की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं उससे कह रहा था कि किसी तरह मुझे कोई अता पता बता दो, कोई इशारा दे दो, मैं खुद इन्हें तलाश करके हुकूमत के हवाले कर या अपने आप उनसे निपट लूंगा। मैंने तय किया कि घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। वक्त तो हासा गुजर गया है, इसलिए अब मुझे बाहर निकलना चाहिए और खुद कोई सूरत निकालनी चाहिए, वरना अपने आप से हमेशा शिकवा रहेगा, दिल में एक चोर रहेगा और कृष्णा जी के नाम पर नदामत सी महसूस होगी। इन्हें मालूम होना चाहिए कि कृष्णा जी का पूछने वाला भी कोई मौजूद है। मैं इसी अधेड़बुन में गुम था कि जुलीन स्कूल से वापस आ गई और आते ही चहकने लगी। आज उसे प्रिंसिपल ने बुला के उसकी कारकर्दगी पर शाबाशी दी है। चंपा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। शाम होने से पहले मैं ये फैसला कर चुका था कि पहले किसी तौर मकान का मसला हल करना चाहिए। हुकूमत की तरफ से किसी वक्त भी नोटिस आ सकता है। मरे हुए लोगों को कौन इतना याद रखता है। बेहतर यही है कि ऐसा कोई हुक्म आने से पहले अपना इंतजाम कर लिया जाए। जुलीन तो अपने घर जा सकती थी, मगर चंपा किसी सूरत बाज नहीं आ रही थी। मेरे ज़हन में आया कि मैं कृष्णा जी की रकम में से कुछ रकम निकाल के एक मुनासिब मकान खरीद कर जुलीन और चंपा को उसमें बसा दूं। अभी मुझे इस शहर में कुछ अरसे और रहना पड़ेगा, फिर शायद नए मकान और नए माहौल में चंपा अपना इरादा बदल दे। मैं ये रकम कृष्णा जी की रकम में से कर्ज के तौर पर निकालूंगा और जब कभी तौफीक हुई वापस रख दूंगा। हालांकि ये गुरेज भी मेरे ज़हन का एक दिलासा है। मैं ये रकम खर्च ना करूं तब भी इसका बोझ मेरे सीने पर रहेगा और मेरे सिवा से कौन हाथ लगाएगा। ताम जी आमादा ना हुआ। मैंने सोचा कि फिलहाल जुलीन के मकान में मुंतकिल हो जाना चाहिए। उसकी और चंपा की चिमटी भी बहुत है। जुलीन की मौजूदगी में चंपा का और चंपा की मौजूदगी में जुलीन का दिल बहला रहेगा। मैंने जुलीन से इसी वक्त कह दिया कि वह सामान मुंतकिल कराने के लिए भिक्खू से कह दे, कुछ मुलाजमों को सबकदोश कर दे, हालांकि क्योंकि हम ज्यादा खर्चात के मुतहम्मल नहीं हो सकते। जुलीन को मेरी बात पर यकीन नहीं आया। वो आंखें पटपटाने लगी, फिर ना जाने उसे क्या हुआ, मेरी तरफ लपकी और मेरे दोनों बाजू पकड़कर कपकपाने लगी। मुझे अजीब सा लगा। एक लम्हे के लिए तो मैं सुन हो गया। जुलीन की झिलमिलाती हुई आंखें मेरी आंखों से बहुत करीब थी। क्या तुम सच कह रहे हो? वो मुतजस्सस आवाज में बोली। मैंने तेजी से इस बात में गर्दन हिलाई और लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा, हाँ। वो मेरे बाजू छोड़कर फौरन चंपा की तरफ भागी और उसे चिमट गई। उसके चेहरे पर अचानक खून ही खून सिमट आया था। वो बार बार बेयकीनी से मुझे देख रही थी। इसने फौरन भिक्खू को बुलाया और कृष्णा जी के कमरे का सामान बहुत हिफाजत से पैक करने का हुक्म दिया। शायद उसे डर था कि मेरा इरादा न बदल जाए। उसे खुश देखकर मुझे इत्मीनान हुआ और मेरा दिल बाहर निकलने को चाहा। मैं इन दोनों से कहे बगैर सड़क पर आ गया और सोचने लगा कि किस तरफ जाऊं। मेरे ज़हन में देर से मास्टर मार्टी का नाम गूंज रहा था। मुझे उसका पता याद था। मैं बस में बैठ गया और पूछता पाछता उसके फ्लैट तक पहुंचने में कामयाब हो गया। मेरी दस्तक पर एक शनासा पुस्ता कद नौजवान बरामद हुआ। उसका नाम गालबन टिड्डा था। टिड्डा मेरी शक्ल देखते ही उछल पड़ा और दरवाजे ही से चिल्लाया, मास्टर मास्टर, कम हियर, कम हियर, कम हियर, लुक, इधर कौन आया है। अंदर से एक कराहती हुई आवाज आई, कौन है? ओए, इधर अपना क्वीन वाला उस्ताद आया है। टिड्डे ने जोर से सदा लगाई और मुझसे हफीफ लहजे में कहने लगा, मास्टर इंजर्ड है। इंजर्ड है? मैंने हैरत से पूछा, उसे क्या हुआ? अभी अपन क्या बोले? वो अपना माथा पकड़कर बोला, मास्टर एकदम फुल स्टॉप हो गया है। उधर उस दिन तुमने हाथ क्या दिखाया, मास्टर का माइंड उल्टाम हो गया है। मैंने उसकी गर्दन पकड़कर उसे दरवाजे से हटाया और अंदर दाखिल हो गया। ये एक तंगो तारीक फ्लैट था। दरमियान में एक मुतसर रोशनी का बल्ब टिमटिमा रहा था। मास्टर मार्टी डगमगाता हुआ कमरे से बाहर आया। उसका हाथ गर्दन में लटकी हुई पट्टी में डला हुआ था और सर पर भी पट्टी बंधी थी। उसका रंग जर्द पड़ चुका था, आंखें अंदर चली गई थी। ओह यू द किंग, उसने फटी हुई आवाज में नारा लगाया। अपन कोई ड्रीम देख रहा है? मैंने उसका शाना पकड़ लिया। मार्टी, ये क्या हो गया? मार्टी की गर्दन झुक गई। मैंने उसे झिंझोड़ा तो वो शिकस्ता लहजे में बोला, बस ग्रैंड मास्टर, अपन का स्टार्स बैड लक हो गया है। वो अपने हाथ से मेरी पंडी छूने लगा। पर तुम कहाँ था? अपन डेली राउंड लगाता था। मुझे मालूम है, मैं शहर में नहीं था। अपन को डाउट था कि तुम इधर सिटी में नहीं हो। पर ये क्या हुआ? मैंने सख्ती से पूछा। एक्सक्यूज मी उस्ताद, इट इज ओनली अ फ्यू। अपन उधर स्ट्रेट में बम मारता फिरता था, पर ठीक था। जब से अपन कंट्री से आउट ऑफ बाउंड हुआ, अपन का हाथ एकदम डल हो गया। अपन ने तुमको सारी बात पहले बोल दिया था। बस इधर अपन तुम्हारा वेट करता था या उधर क्वीन के पास राउंड लगाता था। अपन ने डिसीजन ले लिया था कि जब तक बात कम करो। मैंने नाराजगी से कहा, ओ मास्टर, आई एम सॉरी। वो जिम के बोला, अपन चरिया है एकदम। उसने अपने आप को गाली दी और फक्तर मेरी छाती से अपना सर रगड़ना शुरू कर दिया। मास्टर,
मास्टर वह ज़यानी अंदाज में बोला। तुम सामने आए तो अपन बियॉन्ड कंट्रोल हो गया, अपन का बहुत इंसल्ट हो गया मास्टर। इन हाथों को काट दो या इनमें जान डाल दो। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो मास्टर, अपन तुम्हारा स्लेव है, ऊपर से नीचे तक नौकर। कॉन्फिडेंस करो मास्टर, ये टिड्डा भी उधर कंट्री का सारा छोकरा तुम्हारा नौकर है। तुम क्या बातें कर रहे हो? मैंने झुझलाकर कहा। हाथ दिखाने का इतना ही शौक है तो क्या बंबई भर में तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिलता? मिलता है, बहुत मिलता है, वो तेजी से बोला, पर अपन का हर्ट नहीं मानता। अपन उधर कंट्री में आजाद रहता था और किसी चक्रम को अंदर घुसने नहीं देता था। साला उस्ताद लोग भी कुछ सोच के दूर दूर रहता था। उधर पूरे इलाके में किसी का मगज फिरा था कि टाइम किल करता। सिटी में एक से एक पंटूश इलाका पड़ा है। अपन उधर का किंग था मास्टर। अभी अपन उधर कैसे जाए? अपन बाहर आ गया। अपन ने उसी मोमेंट डिसाइड कर लिया था कि या तो तुम्हारी स्लेवरी करेगा या फिर सर नहीं उठाएगा। और अपन को बाई चांस उस दिन तुम मिल गया तो अपन का डेड बॉडी में फिर से जान आया। वो बोलता रहा और मैंने उसे बोलने दिया। मार्टी पहले से ज्यादा आजी के साथ बात कर रहा था। इस अरसे में वो अपने अहद पर मुकम्मल तौर पर कायम रहा था। उसकी जो हालत रही होगी वो इस जगह से जाहिर थी। इसका हाल पहले से बहुत अबतर था। फ्लैट में बड़ी बेतरतीबी थी। स्याह बर्तन एक तरफ मुंतशिर पड़े थे। मालूम होता था कि एक जमाने से फ्लैट में सफाई नहीं हुई है। प्लास्टर उधड़ा हुआ था और जगह जगह जाले से तने हुए थे। जिस कमरे से मार्टी कराहता हुआ निकला था वो भी किसी मजद से कम नहीं था। मगर ये क्या कर लिया? मैंने उसके जख्मों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने जरूर फिर जुबान चलाई होगी। ये क्या हाल कर लिया? बस अड़ी हो गया। इधर इलाके का चंद लोग अपन को जानता था और इधर अपन का घूमना फिरना पसंद नहीं करता था। साला घूमता रहता था। अपन ने उनसे कोई छेड़ नहीं किया था, पर एक दिन जेब बिल्कुल सूख गया। साला सारा छोकरा लोग पहले ही एक एक करके भाग गया था। उधर तुम भी नहीं मिला तो अपन नीचे उतरा। अपन का पेट नीचे उतरा और अपन ने एक शॉपकीपर से भत्ता मांगा। शॉपकीपर ने अपन की बात मान ली, पर बाद में इलाके के आदमी लोग से कंप्लेंट कर दी। वो साला गालियां बकता हुआ इधर आ गया और अपन से सारा पैसा मांगा। अपन सब पैसा खलास कर चुका था। उन्होंने अपन को बाहर निकाल लिया और बाकी अपन क्या बोले। अपन का ये बैंडेज बोल रहा है। फिर इलाके का आदमी इधर आया और तड़ी मारा कि अपन को इलाके के उस्ताद झींगा उस्ताद के पास जाकर माफी मांगनी चाहिए। अपन ने रिजेक्ट कर दिया। साला साहब एंग्री यंग मैन हो गया और इलाके से दफा होने का ऑर्डर दिया। अपन ने रिक्वेस्ट की कि अपन उधर वीक के अंदर अंदर चला जाएगा, फिर इधर नहीं आएगा। साला थोड़ा आदमी का बच्चा था, मान गया। मार्टी को बहुत मारा उस्ताद। टिड्डा पहली बात दरमियान में बोला। अभी तो कुछ ठीक है साला, 2 दिन तक तो फेंट पड़ा रहा। अपन तो समझा मार्टी कट्टी हो गया। तुमको ये बहुत याद करता था। टिड्डे ने मुझे एक टूटी हुई कुर्सी पर बिठा दिया। मेरे जवाब देने पर दोनों भी चुप हो गए। ये उस्ताद झींगा कौन है? कुछ तौक़ा के बाद मैंने पूछा। यहाँ का दादा साला ओल्ड मैन, टिड्डे ने नफरत से कहा। कब से है इस तरफ? बहुत दिनों से। अपन ने जब से आंख खोला है इसे इधर ही देखा सुना है। साला बूढ़ा हो गया है पर अभी भी बहुत जान है। या बंबई में तुम और कितने उस्तादों को जानते हो? अपन को ज्यादा मेलजोल रखने का टाइम नहीं मिलता था। सिटी बहुत बड़ा है उस्ताद। कुछ को पर्सनली जानता है, कुछ का नाम सुना है। अपन जो भी था छोटा बड़ा पर अपने कंट्री का किंग था। अपन को वहीं से टाइम नहीं मिलता था। मार्टी ने तकरार की। तुम्हारे बाकी छोकरा लोग किधर है? तुम ही बोलो, वो कब तक मार्टी का साथ देता? भूखा मार्टी। मार्टी जमीन पर थूकते हुए बोला। सब इधर उधर हवार हो रहा है। मार्टी क्या कर सकता था? आई सेड देम गॉन, बस फिनिश। अब इधर ओनली टिड्डा रह गया है। क्या तुम में इतनी ताकत नहीं है कि मेरे साथ चल सको? मैंने एक तवील खामोशी के बाद कहा। तुम अपन को हेल में ले चलो, वो मचल के बोला। मेरे साथ नीचे आओ। मार्टी की आंखें भड़कने लगी। टिड्डा मेरे बाजू से चिपक गया। वो दोनों मेरे पीछे लुढ़कते फड़कते सीढ़ियों से उतरे और बाजार में आ गए। ये कोई फैशनेबल इलाका नहीं था। तमाम आबादी गुंजान थी। सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं थी और उसके दोनों तरफ कई मंजिला स्कूती इमारतें खड़ी थी। मार्टी जख्मी होने के बावजूद सीना फुला के मेरे दाएं तरफ और टिड्डा बाएं तरफ चल रहा था। कुछ आगे चलकर टिड्डे ने मुझे कोहनी मारी। मैंने बाई सिमत देखा। 2 आदमी फुटपाथ पर किसी खंबे से टिके हमें घूर रहे थे। मैंने टिड्डे से पूछा नहीं कि ये कौन है। उनके चेहरों बशरों से साफ पता चलता था कि वो किस कमाश के लोग हो सकते हैं। मैं उजले और माकूल कपड़ों में था। हम उन दोनों आदमियों के करीब से गुजरते हुए आगे बढ़ गए। सड़क आगे जाकर मुड़ जाती थी। इधर उधर तंग गलियां थी। गलियों में बड़ी भीड़ थी। हम दूसरी सड़क पर आए तो टिड्डे ने फिर कोहनी मारी। मैंने निगाह उठाकर देखा। 3 आदमी एक जनरल स्टोर के पास खड़े हमारी जानिब इशारा कर रहे थे। मेरे देखते ही वो एक दूसरे से इस तरह बातें करने लगे जैसे हमसे गाफिल हो। हम मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते रहे और कभी टिड्डा कभी मार्टी मुझे कोहनियां मारता, खनखारता और आंखें चलाता रहा। हम कहीं ठहरे नहीं। जब सड़कें पूरी तरह रोशनियों से जगमगा गई तो हम इलाके के बड़े हिस्से से गुजर चुके थे। रास्ते में हमें मुख्तलिफ लोग मिल चुके थे। इक्का दुक्का पुलिस वाले भी गश्त करते हुए नजर आए थे। मुझे मार्टी के जख्मों का ख्याल था। इस हालत में उसे ज्यादा नहीं चलना चाहिए था, लेकिन मैंने पूरा इलाका घूम लेना मुनासिब समझा।